उसके बाद जब मुंबई आया तो लकली सही लीडर के हाथ में मैं गया। एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर किसी को भी ग्रोथ करना, मैंने इस पूरे करियर में जो ध्यान दिया है कि डेटा पे काम किया, मेरा लेवल बढ़ता गया। तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन रहना है। ऐसा ही नहीं कि हमें बस डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और काम चलाने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपके साथ काम बंद ही करने वाला है। एज एएसएम जाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी इसी दरमियान इसी पोस्ट पे रहते हुए मैं आगे एज एएसएम की तैयारी करूंगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे सेल्स सेक्टर में काम करने वाले पर्सन से जिनका कैरियर स्टार्ट हुआ था एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन, एज ए फ्रेशर, और फिर उन्होंने आज जो ग्रोथ किया हुआ है वो एज ए एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्किंग है एक कंपनी में। उनसे हम जानेंगे कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बन सकते हो आप, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे सेल्समैन की, और कैसे एक सेल्समैन के अंदर जो है क्या प्रोसेस फॉलो करता है, किस तरीके से वो वर्किंग करता है, और आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, साथ में एज ए सेल्स ऑफिसर रहते हुए आपको क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से साथ में हम जानेंगे कि एज ए सेल्स ऑफिसर आप कैसे टीम रिक्रूटमेंट करोगे, टीम को मोटिवेट या मैनेज कैसे करोगे, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना, मैनेज करना, इन सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल में उनके साथ जानेंगे। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करें अपने उन कलीग्स को जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है जहां पे हम बहुत सारे रिटेलर से आपको मिलवाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाने वाले हैं, और बहुत सारे और भी हाई प्रोफाइल लोगों से जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में वर्किंग है, तो वहां से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहें। तो अभी आज हम बात करते हैं, जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं मिस्टर दिलीप कुमार। आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने सेल्समैन से लेकर के जो है एज ए एरिया सेल्स ऑफिसर तक जो अभी आपकी जर्नी रही वो कैसे आपने किया। सर, सबसे पहले तो मैंने दिल्ली से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन स्टार्ट किया था एक डालडा रिफाइंड कंपनी में। वहां पे मैंने कुछ 6 महीना वर्किंग किया था। उसके बाद मैंने एक गुजरात की कंपनी है बान लैब, जिसका शेषा हेयर ऑयल के नाम से प्रोडक्ट आता है, हेयर ऑयल, उसमें मैंने 3 साल कंटिन्यूसली वर्क किया। और उसके बाद मैं दिल्ली से मुंबई आ गया, और मुंबई में मैंने एक यू फूड नाम की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आता है यूरियोला के नाम से। उसमें मैंने मुंबई का एक्चुअली मेरे पास तब नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं जब नया नया आया था तो मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ की गलियां ये सब सोच के काफी टेंशन हो रहा था कि मुंबई काफी कंजेस्टेड है। लेकिन फिर भी जब मैंने ज्वाइन किया कि चलिए ठीक है, एरिया देखने के लिए, मार्केट समझने के लिए मैंने एक कंपनी यू फूड ज्वाइन की। वहां मैंने ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने शयाद्री फार्म एक कंपनी है जिसमें ज्वाइन किया है। वहां पे मेरा जो सफर, यूं कहें सबसे अच्छा सफर, मेरा जो सफर की जो शुरुआत हुई है वो शयाद्री फार्म से हुई है। क्योंकि इससे पहले जो सेल्समैन था वो सेल्समैन के जैसा ही सोचता था कि हाँ जाना है मार्केट में, टीसी करनी है, पीसी करनी है, वैल्यू, ये 3 चीजों के आगे हमको चीजें नहीं पता होती थी। इवन हमको एफएमसीजी या उसके पीछे एफएफएसआई ऐसा एक जो लिखा होता है उसके बारे में भी नहीं पता होता था ये क्या है। तो उसके बाद जब मुंबई आया तो लकली सही लीडर के हाथ में मैं गया, और वहां पे उनकी गाइडलाइंस में उन्होंने पूरा मेरे को मार्केट के बारे में बताया कि किस तरीके से हमको काम किया जाता है, कि कैसे बीट प्लान फॉलो करना होता है, और कैसे हमें एसक्यू के बारे में डिटेल में कैसे बताना होता है, और भी कंपनीज के बारे में हमें क्या क्या, मतलब कि मैंने फिर जो भी चीजें मुझे मिलने लगी उसके हिसाब से मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं एज एसआर कंपनी में एज एसआर ज्वाइन किया था। उसके बाद जब मैंने 6 महीने यहाँ पे प्रॉपर उनकी गाइडलाइन में जिनसे मैं सीख रहा था काम किया, तो 6 महीने में एज ए टीएसआई प्रमोट हो गया था सेम कंपनी में। और आने वाले समय में जैसे जैसे मेरे को उनकी गाइडलाइंस में चीजें मेरे को मिलती गई, उस पर मैंने काम करता रहा। तो आने वाले टाइम में मैं 1.5 साल के अंदर मुझे एज अ सेल्स ऑफिसर इस कंपनी ने, सेम कंपनी ने प्रमोट कर दिया। और जो सबसे अच्छी बात रही है कि इसी सेम कंपनी में मुझे करीब 4 साल हो गए हैं, और इसी कंपनी में एज अ सीनियर सेल्स ऑफिसर में वर्किंग हूँ।
तो दिलीप जी, मैं जानना चाहूंगा स्पेशली जो सेल्समैन है, जो व्यूअर, ठीक है, कि एज ए सेल्समैन आपने ऐसा क्या क्या किया, क्या चीजें जो है किया या क्या चीजें फॉलो की कि आपको ये ग्रोथ मिल पाया। तो आप थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या उनको आना चाहिए, कैसा जो उनका माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप थोड़ा डिटेल्स में बताएं, जिससे जो है क्या पता होना चाहिए उनको, क्या चीजें करनी चाहिए उनको और कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो डिटेल में बताएंगे जिससे जो है व्यूअर्स भी इस चीजों को फॉलो करके और वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। सर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो क्या होता था कि मैं सुबह उठा और मैंने एक मैसेज डाला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने अपना बैग उठाया और मैं निकल जाता था एक काम के जैसे कि हाँ निपटाना है, आज का दिन खत्म करना है, इस तरीके से मैंने काम किया। लेकिन अगर सच मायने में अगर इस जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में अगर किसी को भी ग्रोथ करना है तो मैंने जब मुंबई आया, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सही लीडर के हाथ में गया, तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने प्लान करना स्टार्ट किया। अब प्लान किस तरीके से मैं करता था सर कि अगर मेरे को मार्केट जाना है, सपोज मेरे को नेक्स्ट डे क्या करना है, कौन सा विजिट है, मुझे आज ही प्लान करना रहता था। मैं उसे आज ही प्लान कर लेता था और उसके साथ साथ मैं अपना बैग चेक करता था, क्या उसमें सैंपल प्रॉपर हैं, क्या उसके अंदर पीओपी मटेरियल है, क्या मेरा कैटलॉग बिल्कुल साफ सुथरा है। और प्रॉपर जो इसमें जो सबसे अच्छी चीज रही है कि अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है तो आपको प्लानिंग्स पे स्पेशली ध्यान देना होगा कि आप कैसे प्लान करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे अच्छा काम किया, तो मंथली प्लानिंग तो हर कोई देता है सेल्स में, क्योंकि प्लानिंग देना ही होता है। लेकिन मैंने प्लानिंग्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। प्लान को जब मंथली प्लान को मैंने वीक में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद वीक से मैंने फिर उसके बाद उसको डे पे डिवाइड किया और उसके बाद डे पे डिवाइड करने के बाद फिर मैं उसको एसक्यू पे लेके गया कि कौन सा एसक्यू मुझे कितना सेल करना है मार्केट के पोटेंशियल के हिसाब से। और आने वाले टाइम में जो सेल्समैन आज बहुत ज्यादा आफत को उठाते हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में आप वर्क करते हैं, जब आप करीब 5-6 महीना आप वर्किंग कर लेते हैं तो उस मार्केट से आप एटलीस्ट 30 की आउटलेट निकालें जहां पे आपका अच्छा सेल हो सकता है। एक्चुअली ये डेटा की बात है, हम लोग को एक्चुअली पता ही नहीं रहता है कि हमारा कौन सा आउटलेट कितना सेल करने वाला है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं ऐसे आउटलेट पे जहां पे कोई भी आइटम सपोज 10 बॉक्स बिक सकती है और वहां पे हम 12 पीस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो एक चीज है कि हमें क्लास, कैटेगरी, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। क्या राइट आउटलेट है जो प्रोडक्ट आप वहां पे प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन चीजों का भी स्पेशली हमको वहां पे ध्यान देना होता है। तो मैंने इस पूरे करियर में जो ध्यान दिया है कि डेटा पे काम किया, मुझे मेरा आउटलेट पता होता था कि मुझे कौन से आउटलेट पे कितना प्रोडक्ट सेल करना है। और इवन मुझे यहाँ पे भी ये भी पता रहता था कि पूरे महीने में अगर मैं 3 लाख का बिजनेस करने वाला हूँ तो मेरा किस बीट से कितना बिजनेस आएगा, और मुझे यहाँ तक पता होता था कि मैं इस आउटलेट से इतना बिजनेस लेके आने वाला हूँ। तो ये सब पूरे डेटा पे जब मैंने काम किया तो ऑटोमेटिक मेरा लेवल बढ़ता गया। ओके, तो यानी जो बेसिक्स थी आपने उसको फॉलो किया। Yes. और साथ में जो है आउटलेट वाइज प्लानिंग की, जो आपका मंथली टारगेट होता था उसको वीकली, और वीकली के बाद डेली भी, और डेली में भी जो है उसको आपने आउटलेट वाइज प्लान किया और उस तरीके से जो है आपने अपने टारगेट को पूरा किया। और जब आप टारगेट पूरा करते हैं तो सेल्स में निश्चित ही आपको ग्रोथ मिलनी है वाली है। और क्या क्या चीजें जो है बेसिक्स फॉलो करनी चाहिए सेल्समैन को? सर, स्पेशली अगर आप एज अ एफएमसीजी इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहले तो आप अपने आप को भी देखें। जब आप फील्ड पे जा रहे हैं तो क्या आप प्रॉपर ड्रेसअप हैं, क्या आपके शूज अच्छे हैं, क्या आपने अपने शूज पॉलिश कर रखे हैं। ये बहुत चीजें मायने रखती है, क्योंकि जब आप किसी भी सुपरमार्केट या कहीं पे भी आप एंटर कर रहे हैं तो वो आपको देखता है कि अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप बातें बड़ी कर रहे हैं और आप खुद ही अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीजें बहुत आपके जीवन में या इस इंडस्ट्री में आपको बढ़ने के लिए बहुत मायने रखती हैं। डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट होता है एक सेल्समैन के लिए? सर, डिसिप्लिन की बात करें तो अगर कहेंगे तो ये पूरा सारी इसी में है, क्योंकि अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, जैसा कि अगर आप आज मार्केट में होता क्या है कि अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम जो भी है, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अगर कोई भी मार्केट जनरली वो 9:30-9 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं, अगर आप 11 बजे 12 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपसे पहले 10 लोग आके, क्योंकि वो ऑर्डर ले जा चुके होंगे और हर एक शॉपकीपर का एक बजट होता है जिसके हिसाब से उसको उस दिन का ऑर्डर करना होता है, तो वो
जा भी चुके होते हैं और वो फ्रस्ट्रेट भी हो चुका होता है। जब तक आप पहुंचते हैं तब तक उसका एक तो अमाउंट भी खत्म हो चुका होता है और वो पक भी चुका होता है। तो हमें जो बेसिक्स बताए जाते हैं, जो डिसिप्लिन के बारे में, कि अगर आपको 9:30 बजे मार्केट स्टार्ट करना है, आपको 40 आउटलेट विजिट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है। क्योंकि आप 40 दुकानें जब विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें से आपके कौन से काम के हैं, जो आपके लिए कौन से जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, और फिर ताकि आप जब आपको पता चलेगा तभी आप आगे का भी प्लान कर पाएंगे कि मेरे पास 40 में से 15 प्रोडक्टिविटी आ चुकी है, अब मुझे आगे के 10 आउटलेट और प्लान करने हैं। और ये प्लान करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आप टाइम पे आएंगे, आप टाइम से मार्केट स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर टाइम मार्केट में देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आज सेल्समैन 40 दुकान विजिट कर रहा है, ये सबसे ज्यादा। और विजिट ही नहीं, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गिनने के लिए, हाँ 40 दुकान विजिट करनी है और गए, सर एक कॉल किया, नमस्कार सर सह्याद्री से आया हूँ, बताया, और उनका, और दुकानदार तो ना करने के लिए बैठा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट को हो सकता है वहां पे कोई मांगने ना गया हो सकता है आप लॉन्चिंग में हो। तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन रहना है, आपको वहां पे जाना है और एक प्रॉपर सेल्समैन के जैसे आपको वहां पे पहले तो अपने बारे में बताना है और कंपनी के बारे में ईमानदारी से, क्योंकि ये डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप नहीं बता रहे कंपनी के बारे में तो भी आप अनुशासन में नहीं है, क्योंकि आपने जो सीखा है, आपकी जो सीनियर्स ने आपको जो बताया है, जो आपकी कंपनी ने बताया है, आप उसको प्रॉपर अगर मार्केट में नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ में हैं। एक सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट नॉलेज या प्रोडक्ट जो है उसके कंपटीटर का जो नॉलेज होता है वो कितना हेल्प करता है सेल्स करने में, सेल्स को बढ़ाने में? सर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अहम है। कई बार हम सेल्समैन को ऐसा कहते सुनते हैं, सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन जब आप उसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो चीजें उसके माइंड में बैठती भी है, क्योंकि प्लेसमेंट के बाद उसको भी आगे सेल करना है। तो उसको वो 2 लाइनें आगे भी वो बतानी है। अगर सपोज मैं अपने एक प्रोडक्ट की बात करूं, मेरा एक ग्वावाड है जो ड्रिंक है पेरू का, उसमें 30% रियल पल्प है, वो मैं उसको बताऊंगा नहीं तो वो आगे नहीं बताएगा। क्योंकि मार्केट में अगर बहुत सारे ड्रिंक अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं आपको आप पहला कुछ लेके आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट नॉलेज इसलिए रिटेलर को एक्सप्लेन करना होता है क्योंकि रिटेलर भी आगे जो है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो अगर हो सकता है वो नए प्रोडक्ट को अपने हाथ में उठाए, लेकिन वो रख भी सकता है। अगर कस्टमर ने उठाया तो दुकानदार वहां पे अगली वो 2 लाइनें बोलने पे वो ऑटोमेटिक लेके ही जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कस्टमर भी आ जाता है। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो भी सोचता है पता नहीं मैं क्या ले रहा हूँ, तो क्योंकि वहां पे वो कंटिन्यूसली उनके पास से चीजें लेता है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी निकल के आए कि एज ए सेल्समैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिटेलर को ट्रेंड भी करें। बिल्कुल सर, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऑफ टेक में मदद मिलने वाली है। बहुत बड़ा इसका रिजल्ट रहेगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ प्लेसमेंट दे सकते हैं, सेल का काम तो फिर रिटेलर के पार्ट पे रह जाता है। तो अगर आपका रिटेलर ट्रेंड हो गया है तो आपका प्रोडक्ट बहुत इजी बिकने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए काम करने लग जाएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा तो फिर चीजें रखी हुई है काउंटर में, रखी रहेंगी। एक और मेरा था कि एज ए सेल्समैन जो ऑब्जेक्शंस आते हैं रिटेलर के, तो प्रॉपर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इन चीजों से भागते हैं, हम सिर्फ अपनी बताने की धुन में रहते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा बात करने का मौका मिल रहा है। तो ऑब्जेक्शन जो भी आ रहे हैं उसका आपको प्रॉपर एक आंसर वहां पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बता रहे उसके बारे में तो कहीं ना कहीं आपको सेल वहां पे मिलने वाला नहीं है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो बहुत ही प्लस होता है हमारे लिए। और अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्शन है उसको हम कैसे हैंडल करें। तो दिलीप जी काफी अच्छा रहा कि एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, चूंकि इन्होंने अपने लाइफ में खुद वो किया है, तो एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर मायने रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एज ए सेल्समैन कैसे आप ग्रो करें अपनी लाइफ में, वो आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो दिलीप जी, अभी एक अच्छे सेल्समैन के तौर पे आपने बहुत अच्छा काम किया और उसका आपको रिजल्ट भी मिला। आपने बताया कि एक अच्छा मेंटर जो है वो आपके ग्रोथ में काफी हेल्प किया, लेकिन अभी तो बहुत सारे मेंटरशिप मिल जाती है आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाती है, फील्ड में भी। मैं अपने साइड से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप जो दूसरे कंपनी के लीडर्स हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो
अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप एज ए सेल्समैन से एज ए सेल्स ऑफिसर, ठीक है, प्रमोट होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब आप एज ए सेल्स ऑफिसर प्रमोट हो रहे हैं तो उस समय आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया था कि आप एज ए सेल्स ऑफिसर आप सरवाइव कर पाए? क्योंकि प्रोफाइल आपकी चेंज हो रही है, आपके जॉब जो है वर्क चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। इसमें सर जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं एज SR था, जब मैं वर्किंग कर रहा था, उस टाइम पे ही मैं अपना मार्केट में चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना रिलेशन है, मैंने बहुत हाई लेवल पे मेंटेन किया, या अदर भी मार्केट में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ वो काम कर रहे हैं, उस चीजों पे मैंने काफी काम किया ताकि आने वाले टाइम में मेरे को इन चीजों में काफी हेल्प मिल सके। ओके, टीम भी रिक्रूटमेंट करनी होती है, क्योंकि एज ए सेल्समैन आप इंडिविजुअल होते हो, जब आप एज ए सेल्स ऑफिसर आप जाते हो तो एफएमसीजी में जनरली जो है सेल्समैन के जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेल्स ऑफिसर ही करता है। तो आपने क्या ध्यान दिया है एफएमसीजी में सेल्समैन के रिक्रूटमेंट के लिए, और कैसे किया उसको? सर सेल्समैन की जहां तक बात आती है, सबसे पहले तो जब मैं एज ए सेल्स ऑफिसर जब मैं प्रमोट हुआ, जब मुझे टीम रखनी थी, सबसे पहले तो मैं थ्रू रेफरेंस गया। ओके, सबसे पहले कि हाँ मेरा कोई जानने वाला है फील्ड पे, उसके थ्रू मैंने टीम लगाना स्टार्ट की। लेकिन वहां पे कई बार क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल की वजह से हमने मैन पावर हायर कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो टोटली मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस रहा, क्योंकि जिन मैन पावर्स को मैंने उस दरमियान हायर किया जो रेफरेंस के थ्रू, उससे काफी नुकसान उठाना पड़ा कि वो कुछ टाइम काम किए तो सही से नहीं किए। तो फिर उसके बाद मैंने इस चीज पे अपने जो जिनसे मैं सीखता हूँ उनसे जब इस पे मैंने बातें की, तो उन्होंने इस पे मेरे को बहुत अच्छी एक राय दी कि आप सीधा फील्ड पे जाइए और फील्ड से आप जो भी सेल्स पर्सन वहां पे काम कर रहा है, आप वहां से जो मैन पावर है निकालेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया, जो मैं रेफरेंसेस यूज करता था, फिर मैं खुद से फील्ड पे गया, जैसे आउटलेट पे खड़ा हूँ, अपने प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये भी देखता था कि हाँ मेरे लाइक कोई सेल्समैन आ रहा है जो मेरे कंपनी के साथ फिट बैठता है, या मार्केट में प्रॉपर उसका वर्किंग है। तो मार्केट से ही आप हायरिंग करें, ऐसा जो सबसे अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने मार्केट से हायर करना स्टार्ट किया। ग्रेट। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जैसे अभी एक तो हो गया कि मैन पावर रिक्रूटमेंट, दूसरा प्रोफाइल में जैसे आप सेल्स ऑफिसर आप प्रमोट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाने पड़ते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी उनको मैनेज करना और डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप कैसे सर्च करते थे और कैसे अपॉइंट करते थे? सर नए डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि पहले तो अगर जब मैं एज ए SR था तो उस टाइम पे जो मैंने रिलेशन बनाया तो कुछ तो मेरे वहां पे भी काम आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे मेरा रिलेशन अच्छा रहा, उनके बारे में मुझे अच्छे से मालूम था, वो तो कुछ तो मेरा वहां से काफी जो मेरे पहले की मेहनत काम आई। उसके बाद जब अब एरिया बड़ा हो गया, क्योंकि पहले मैं लिमिटेड दायरे में काम कर रहा था, अब अभी मेरे पास अगर ज्यादा मैन पावर है तो हर एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्च करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने ट्राई किया कि मैं टीम के थ्रू एक लिस्ट बनाऊं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो वो जब लिस्ट हमारे अलग अलग मैन पावर से हमारे पास जिस एरिया में वो सेल्स पर्सन वर्किंग है उस एरिया की पूरी लिस्ट बना बिल्कुल, जो भी हमारा सेल्समैन है जो मार्केट में वर्किंग है उससे हम लोग उस एरिया की लिस्ट निकाल लेते थे। उसके बाद हम एक एक से मिलना स्टार्ट करते थे। अगर हमें कहीं ऐसा लगता था कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार क्या होता है हम बात करते हैं, बातों में हर कोई अच्छा लग जाता है, लेकिन हमने जो स्पेशली इस चीज पे मैंने जो काम किया कि अगर कोई बातों में अच्छा है तो मैंने वहीं तक सीमित नहीं रखा। मैंने उसके बारे में थोड़ा मार्केट में जो हमारे रिटेलर्स हैं उनसे थोड़ा उनके बारे में डिटेल निकाला कि क्या इनका सर्विस अच्छा है, इनका व्यवहार कैसा है, क्या इनका जो भी डिलीवरी पर्सन आता है उनका व्यवहार कैसा है आपके साथ में, ये सारी डिटेल्स पे मैंने काम किया। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत अहम रोल है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, किसी भी कंपनी को आपको आगे लेकर जाना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छा मिल जाता है तो समझ लीजिए आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि वो आपकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो जो मैंने वहां पे ये भी देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मार्केट में खुद का रिलेशन है, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ चेयर पे एक पूरा सिस्टम बना के बैठा हुआ है और वो सिर्फ ऑफिस पे ही रहता है। तो जो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जो बनाए हैं, हमने ये देखा क्या उसका मार्केट में रिलेशन है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका सेल्स पर्सन कर रहा है, हम खुद भी करते हैं, लेकिन
डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से भी हमें बहुत सारे आउटलेट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा अहम रोल है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने जाते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर लिया, अपॉइंट करने जाते हैं, तो क्या क्या चीजें जो है वहां पे डिस्कस करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो एक सेल्स ऑफिसर को कभी नहीं भूलना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको एरिया का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे जो भी बीट आपका मैन पावर वहां पे करने वाला है, तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि उनको सर्विस देने में आसानी रहे। कल को ऐसा हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहीं और है, उसका रेडियंस ज्यादा बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके आरओआई में प्रॉब्लम आने वाला है। तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ध्यान रखना होता है। ऐसा ही नहीं कि हमें बस डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और काम चलाने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपके साथ काम बंद ही करने वाला है। ठीक है, और क्या चीजें इसमें सर, जब हम जाते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठते हैं, तो वो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, या हमारी कंपनी साइड से क्या सपोर्ट चाहिए, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, हमें वो भी उनसे हमें पता होना चाहिए। क्योंकि फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म आप काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि सर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने वाले हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि उनके गोडाउन का साइज क्या है, क्या उनके पास प्रॉपर जो डिलीवरी के लिए व्हीकल है या नहीं, क्या उनके पास डिलीवरी के लिए मैन पावर है कि नहीं। ये सारी चीजें जो हमें चाहिए, आपको वो भी उनके पास चेक करने की जरूरत है। और वो जो भी उनको उम्मीदें हैं या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी साइड से, उनको भी आपको प्रॉपर जानकारी उसी सेम डेट पे आपको देनी होती है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो कहें कि आपने इस चीज के बारे में हमें नहीं बताया। पूरे टर्म कंडीशंस आप अपने भी उनके सामने रखें, और वो जो आपसे चाहते हैं आप उनकी भी पूरी बातें सुनें। ओके। अभी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट के बाद बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ वर्किंग करता है तो उससे कंपनी का रेपुटेशन भी मार्केट में काफी अच्छा रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, क्या चीजें जो उस पीरियड में फॉलो करते हैं आप और आपका सेल्समैन? सर, इसमें जो सबसे अहम पार्ट है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं तो बहुत सारे जो सेल्स ऑफिसर हैं या सेल्स पर्सन है, वो मार्केट में जाएंगे, वो बिलिंग कराने में बिलीव करते हैं कि हाँ मेरा प्राइमरी हो गया, दिखाने के लिए प्राइमरी हो गया। लेकिन हमने जो थोड़ा सा जो चीजें पीछे सीखी हैं उसके बेहाफ पे काम किया। हमने जो प्राइमरी जो स्टार्ट की, पहले तो हमने डंपिंग नहीं की, पहले एक लिमिटेड स्टॉक मंगाया, उसके साथ काम स्टार्ट किया। उसके बाद जब हमने अब थोड़ा डेटा पे हमने जब एनालाइज किया कि वीक में मेरा सेल्स पर्सन क्या सेल कर रहा है, तो हमने सेकेंडरी के अकॉर्डिंग वहां पे प्राइमरी का प्लान किया। बिकॉज क्या होता है कई बार कि हम प्रोडक्ट का परसेंटेज नहीं देखते। कोई प्रोडक्ट है आपका 1-2% ही बिक रहा होता है और उसका आप बहुत बड़ा स्टॉक मंगा लेते हैं, तो फाइनली क्या होता है वो डंप हो जाता है। फिर उसको बेचने के लिए हम कुछ ना कुछ मार्केट में करते हैं, इकट्ठा कहीं डालते हैं, वहां पे भी डंप होता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें जो है सबसे पहले एज ए सेल्स ऑफिसर हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो है रिटेलर का जो भी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वो एक प्लान के अकॉर्डिंग कराएं, ना कि हम प्रोडक्ट को डंप कर दें जिससे उसका इन्वेस्टमेंट हाई हो जाए और उसकी आरओआई ना आए। ओके। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी क्या होता है कि हमें चेंज करना पड़ जाता है, इवेल्युएट करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस केस में आप कैसे इवेल्युएट करते हैं कि हमें इस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? इसमें सर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर कुछ चेंज करने की नौबत कहाँ आती है कि कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ चेंज आता है, अगर कुछ प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है तो वो उनके साथ वो कई बार हमारे साथ फिट नहीं बैठता है। तो वहां पे सबसे पहले तो आपको विश्वास दिलाने की जरूरत है, और वो आप पे विश्वास करता भी अगर आप पिछले टाइम पे आपने उसके साथ डंपिंग जैसा ऐसा कोई काम नहीं किया होगा, तो आप उसको बहुत इजी उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस आपको काम करके दिखा के उसको आप कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। ग्रेट। तो दिलीप जी, हमने जाना कि टीम कैसे रिक्रूट किया आपने, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे रिक्रूट किया और उसको कैसे जो है आपने मैनेज और इवेल्युएट किया। अभी टीम रिक्रूट करने के बाद टीम को मोटिवेट रखना और उसको फिर बिजनेस के लिए इन्वॉल्व करना प्रॉपर, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप क्या क्या करते हैं अपनी टीम के साथ में, ऐसे क्या एक्टिविटीज हैं या क्या ट्रेनिंग्स हैं जो अपनी टीम के साथ आप करते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म पे आपके साथ वो जुड़ के काम कर पाए? सर,
कोई भी सेल्समैन जब जो हमारे साथ आ जाता है तो सबसे पहले हमारा जो पहला काम रहता है कि उसको हम पूरा कंपनी के बारे में, उसको हमारी कंपनी के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए। कंपनी नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तो हम बेसिकली इन सारी चीजों पे सबसे पहले काम करते हैं। आप जो है उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मोटिवेशन के लिए। जैसे बहुत टाइम होता है कि सेल्स नहीं आता है, तो फिर उस पर कैसे वर्किंग करते हैं? सर हमें उसके साथ फील्ड पे जाना भी होता है। कई बार बहुत सारा गैप आ जाता है, कई बार वो चीजें सीख तो लेता है, हाँ आया ट्रेनिंग में, उसने चीजें जानी, लेकिन वो मार्केट पे उस पर काम नहीं करता है। तो हमें जाके देखना भी होता है कि क्या सच में वो उसी पैटर्न पे वर्क कर रहा है। बहुत बार वो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बिजनेस ना आना, एक दिन आना अलग चीज है, कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गैप है। तो उस गैप को ढूंढने की जरूरत है। और उसको गैप को ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका जो सर मैं करता हूँ, मैं फील्ड पे ही चला जाता हूँ, उसका देखता हूँ प्रॉपर क्या वो कॉल कर रहा है, क्या वो सारी चीजें बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, क्या कंपनी के बारे में बता रहा है, क्या वो प्रॉपर जो भी ऑर्डर ले रहा है उसके बारे में भी क्या रिटेलर को कंफर्म करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बस कुछ भी लिख लिया और चोरों की नाई पैर दबा के भाग गया। तो वो प्रॉपर हमें देखने की जरूरत है कि आपका सेल्स पर्सन क्या सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। दिलीप जी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आज, और हमें यकीन है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो एज ए सेल्समैन हो या सेल्स ऑफिसर हो, जो ये 2 लेवल एक्सपीरियंस थे आपके पास, वो काफी जो है बेसिक्स लेवल की है, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। अभी आपका आगे का प्लान क्या है, एक बार हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, और उसके लिए आपके प्रिपरेशंस क्या हैं? पहले तो सर मैं एक चीज और, जैसे कि टीम के साथ कैसे मैं रहता हूँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जी, कि अगर जब भी आपका सेल्स पर्सन, जो भी टीम आपके साथ होती है, बहुत बार क्या होता है कि सेल्स ऑफिसर क्या करते हैं, उन्हें सेल पे प्रेशर कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमें उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होती है, और एक जो बहुत बड़ी बात है, हमें उनके साथ कनेक्ट भी रहना होता है। अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, अगर वो आपके पेन को समझने लग गए, आप उसके पेन को समझने लग गए, क्योंकि फिर उसके बाद अगर वो कनेक्ट हो गया तो उसको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कनेक्ट होते ही अपने आप कन्विंस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीम के रूप में हमें काम करना है। हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमें उससे टारगेट कंप्लीट कराना है या वो सेल्समैन है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए टीम एक दूसरे को ट्रेन करें, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे उसको हमारी जरूरत है हम वहाँ पे हेल्प करें, और एक टीम के रूप में काम करें, तो बेटर रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान मैंने पूछा कि आपका क्या है, और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है कैरियर में? सर करंट में जो अभी जिस प्रोफाइल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसे बाखूबी इस पे मैं काम करूंगा, ताकि जो जिम्मेदारी या जिस लायक कंपनी ने समझ के मुझे ये प्रोफाइल दिया है उस पर मैं खरा उतरूं, और आने वाले टाइम में मैं एज अ मुंबई को लीड करूंगा, एज एएसएम जाना चाहता हूं। उसके लिए मेरी इसी दरमियान, इसी पोस्ट पे रहते हुए मैं आगे एज एएसएम की तैयारी करूंगा कि उसके लिए मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि मैं आगे उस पर काम करूंगा, आज के दिन से मैं उस पर हर दिन काम करता हूं कि उस पर अगर मुझे एज एएसएम जाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या लगेगा, जैसे कि डेटा पे काम करना है, प्लानिंग्स आपको करनी आती है कि नहीं आती, उस पर आपको प्रॉपर हाई लेवल पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एज एएसएम जाते हैं तो आपको प्रोजेक्शन और भी बहुत सारे प्लानिंग वो सारी देनी होती है, उस पर मुझे अभी सीखना है, और आने वाले टाइम में एज एएसएम की मैं तैयारी कर रहा हूँ। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे व्यूअर्स के लिए आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके, और मुझे उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको ये जो हमारा टॉक था, बातचीत थी दिलीप जी के साथ, स्पेशली मेरा जो सोच था कि मैं जो है बेसिक्स या ग्राउंडेड पर्सन को लेके आऊं आपके बीच में, जहां से आप जो है सीख पाए और आपके बीच का ही हो, और आप उसको फॉलो करके आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन कलीग्स को, चाहे वो आपके जूनियर हो या आपके कलीग हो, जिनको एक्चुअल में जरूरत है इस वीडियो की ग्रोथ के लिए। और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आप शेयर करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी मैसेज है कि वो कैसे, हम उनको कैसे जज करते हैं मार्केट में, जिससे वो अपने लेवल पे भी चीजों को देख पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको रिटेलर्स से मिलवाने वाला हूँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलवाने वाला हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें।